सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 28वीं आईनी तरमीम की बाज़ गश्त एक बार फिर सुनाई दे रही है। अगरचे सरकारी तौर पर कोई मुसव्वदा सामने नहीं आया, मगर हुकूमती ज़राए का कहना है कि इस पर तेजी से काम जारी है और कोशिश है कि आइंदा बजट से पहले मुजव्वदा तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर करा ली जाए। बताया जा रहा है कि ये तरमीम बुनियादी तौर पर मुल्क के मालियाती और इंतजामी ढांचे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों से मुताल्लिक है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक मुजव्वदा 28वीं तरमीम में NFC, लोकल बॉडीज, हेल्थ और पॉपुलेशन जैसे अहम शोबों पर नजरसानी शामिल है, जबकि सूबों को तकसीम करके नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। उधर आज NFC का एक तवील अरसे बाद इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़जाना और चारों सूबाई वज़राए आला शरीक हुए। काबिल गौर बात यह है कि आखिरी NFC अवार्ड 2010 में तय पाया था, जिसके मुताबिक कौमी महासिल का 57.5% प्रोविंसेस और 42.5% वफाक के पास जाता है। इस फार्मूले ने सूबे की माली खुद मुख्तारी को बढ़ा दिया था, मगर साथ ही वफाक को शदीद प्रेशर का सामना करना पड़ा। दिफाई अखराजात और कर्जों की अदायगी वफाकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा निगल जाती है, जिसके नतीजे में तरक्याती मंसूबों और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत कम वसाइल बचते हैं। यही जो एक इम्बैलेंस है मुल्क को बार बार बहरान का शिकार करता है और बेल आउट के लिए IMF का दरवाज़ा बार बार खटखटाना पड़ता है। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं, एक अहम चैलेंज सूबों में फंड्स की मौसर तकसीम का भी है। सूबे मरकज से वसाइल तो हासिल कर लेते हैं, मगर इन फंड्स को मकामी हुकूमतों तक मुंतकिल नहीं किया जाता। इसके अलावा सूबों की बढ़ती हुई आबादी भी गवर्नेंस के बड़े सवाल उठा रही है। अगर आबादी का आलमी मवाजना करें तो पंजाब दुनिया में आबादी के लिहाज से 13वें, सिंध 31वें और खैबर पख्तूनख्वा 41वें नंबर पर है। यानी दुनिया के अक्सर ममालिक पाकिस्तान के सूबों से छोटे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या वाकई गुड गवर्नेंस मुमकिन है? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरूफ साहब, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, एडवोकेट राजा खालिद साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, अदर सिद्दीक साहब लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप तीनों से आज मैंने थोड़ा सा एक बड़ा अहम इशू है, इसको डिस्कस करना है, तो मैं चाहता ये हूँ कि सब इस पर अपनी जो माहिराना राय है वो दें, लेकिन बड़ी दलाइल के साथ, जज्बाती उनसर के साथ नहीं देना, क्योंकि ये ज़ाहिर है एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हमने डिस्कस करना है। आई विल स्टार्ट विद यू राजा खालिद साहब। मुल्क में जो फाइनेंशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, उसका जिक्र तो मैंने इंट्रो में अभी किया है, लेकिन आपके ख्याल में 28 अमेंडमेंट में इन चीज़ों को किस तरह कवर करने की ज़रूरत है? योर टेक ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, मेरे ख्याल में अभी हमारे सामने उसका तो नहीं आया, कोई मसवदा नहीं आया या कोई आउटलाइंस भी हमें नहीं मिल सकी। यही मीडिया के ज़रिए सुन रहे हैं कि 28वीं आइनी जो तरमीम है उसके ज़रिए जो हमारा NFC अवार्ड है, जिस तरह से सूबों को एक ग्रांट दी जाती है, उसमें कोई शायद चेंजेस आएंगी। फिर हमारा जो बल्दियात का निज़ाम है उसमें शायद कोई तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। फिर वो जो काम 27th अमेंडमेंट में नहीं हो सके, शायद उन्हें करना चाहते हैं। उनकी गवर्नमेंट की या पार्लियामेंट की अपनी अपनी कोई मजबूरियां थी जिस वजह से, या शायद उनके पास वो अद्दी अक्सरियत नहीं थी। और उनके जो 26th अमेंडमेंट का तो हमें अंदाज़ा है कि उनके पास उस वक्त इतनी अक्सरियत नहीं थी। वो कुछ लोगों के, आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो एक पिवट बन गए थे, मरकज़ व महवर बन गए थे सियासत का भी और उस तरमीम का भी। तो शायद इस हवाले से कोई चेंजेस आनी है। आप देखिए ना, NFC अवार्ड को आप ले लें कि आपके सामने है कि बाद सूबे ऐसे हैं कि वो अपना जो उन्हें एलोकेट होता है बजट, वो भी खर्च नहीं कर पाते। यानी जहाँ जहाँ पे आपने तरक्याती काम करवाने होते हैं वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो बजट भी लैप्स होता रहा। फिर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यानी मरकज़ ने सूबों को दे के वो खाली हो जाते हैं, तो जो इसकी वर्ल्ड बैंक की किस्तें हैं, IMF का जो कर्ज़ा है, वो सारी इंस्टॉलमेंट्स किसने देनी होती हैं? वो मरकज़ ने देनी होती हैं। और इसी तरह जो हमारा बजट है विद रिगार्ड टू डिफेंस, वो भी ज़ाहिर है मरकज़ ने उसे रन करना है, एलोकेट करना है हमारे डिफेंस फोर्सेस को। तो उस हवाले से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई इस तरह की हर्डल्स हैं, कोई इस तरह के ऑब्स्टेकल्स हैं विच नीड टू बी रिमूव्ड।
तो वो जो हमने सुना, यानी जो अभी तक एक बहस चल रही है, ठीक है, तो शायद इस हवाले से कोई वो 28th अमेंडमेंट ला के तो ये करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल में एक बड़े कंसेंसस की ज़रूरत होगी कोई सूबा, ताकि ये इस बात का उसे एहसास ना हो जी कि हमें डिप्राइव किया जा रहा है, या हमें जो हमारा जायज़ हक है, या जो 18th अमेंडमेंट थी जिसके ज़रिए हमें एक हक दिया गया था, हमें एक इख्तियार दिया गया था, हमें बजट एलोकेट किया गया था, वो विड्रा कर रहे हैं। तो वो उनके कंसेंसस से ही होगा, और मेरे ख्याल में उसके फिर अब कब कर रहे हैं ये 28th अमेंडमेंट, जब तक मैं समझता हूँ कि सूबों के दरमियान या सूबों का मरकज़ के साथ एक कंसेंसस, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, तो इस तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन ज़रूरत है कि ये तरमीम हो। ओके, शेर अफजल उमर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, आप इन्हें सपोर्ट करते हैं? आपको लगता है कि ये वक्त की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया वाज साहब। पहले एनएफसी से शुरू करता हूँ। एनएफसी जो है वो ऑन द एजेंडा है, और एनएफसी 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबों के हिस्से बढ़ाए गए, और यूं मरकज पे जो है बोझ बढ़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनएफसी के उस अवार्ड को क्यों रिव्यू किया जाना चाहिए, मरकज को क्या तकालीफ है। मरकज जो है उसकी जो ही बजट पास होता है, यकम जुलाई से कर्जों पे हुकूमत शुरू हो जाती है मरकज की, और बजट के आखिरी दिन तक वो कर्जों पे चलती रहती है, और हर साल एवरेज जो है 5,000 से 7,000 अरब रुपए जो है वो बढ़ जाते हैं कर्जों की मद में। 120 बिलियन डॉलर जो है वो अभी तक वाजिबुल अदा है। ये कर्जे जो मरकज लेता है, इसमें जो एलोकेशन सूबों को होती है उसकी अदायगी सूबों पे होती है, और प्रोविंसेस अदा भी करते हैं, तब ही नए कर्जे जो हैं वो रीशेड्यूल होते हैं। अब जिस मुल्क की इकानमी, जिस मुल्क का डिफेंस और जिस मुल्क की तमाम मईशत कर्जों पे खड़ी हो, और वहाँ मरकज ने 15 से 20,000 अरब रुपए एनएफसी अवार्ड की मद में सूबों को देने हो, वो कहाँ से दे? सवाल ये पैदा होता है। सूबे निशानदेही करेंगे कि जनाब ये फला मद से आप हमें अदा कर सकते हैं, कोई मद ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे इदारे जो हैं जितने भी हैं, सरकारी मुलाजिमीन के हो, अफवाज पाकिस्तान हो, इसके अलावा जो हमारा गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्सेस हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है। इदारे बड़े हो गए हैं, ह्यूमनली जो हैं पेंशन देखें, राशन देखें, तो अब सूबों को रियलिस्टिकली सोचना होगा कि क्या ये मुनासिब है। सूबे एक तरफ जो है मोटरवेज बना रहे हैं, कोई सूबा जो है एयरलाइंस खरीद रहा है, तो सूबों के पास जो है 400% तक 2010 से लेकर आज तक 400% तक सूबों में उनके वसाइल में इजाफा हुआ है। और ये इजाफा जो है वक्त गुजरने के साथ बहुत से, क्योंकि बहुत सारे एरियाज जहाँ पे मरकज जनरेट कर सकता था वो अब सूबों के पास है। ठीक। और ये जो पैसों की पैदावार है वो बढ़ रही है सूबों के पास, तो लिहाजा गर्चे में सूबाई खुद मुख्तारी का हामी हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में रैशनल का तकाजा है कि मरकज के पास अगर अदायगी के लिए पैसे हैं नहीं, खुद कर्जे पे चल रहा है, तो फिर इससे हजारों अरब रुपए जो है मांगना, तो थोड़ा सा ये रिव्यू करना तो आपके ख्याल में ये 28वीं तरमीम में आनी चाहिए तमाम चीजें? मेरा ख्याल है ये देखिए, मैं अर्गू कर रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि इसको रियलिस्टिकली यानी हकीकत पसंदाना बनाना होगा। ओके। जब कर्जे बढ़ेंगे तो अदायगियां नहीं होंगी, तो इस अवार्ड का फायदा क्या है कि आप इतने बोझ तले दब जाएं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एनएफसी अवार्ड में सूबों का हिस्सा अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो कौमी सलामती और कौमी सालिमियत के लिए सूबों को शायद राजी होना पड़ेगा। राइट। नंबर 1। नंबर 2, बल्दियाती इंतखाबात
मैं आता हूँ उस पर। बलदियाती इंतखाबात मेरा पूरा टॉपिक है, मैं लोकल बॉडीज पूरा टॉपिक है, इस पर आराम से बात करूंगा क्योंकि इसको जरा डिटेल से फिर डिस्कस करना है। अदर साहब, आपके ख्याल में पीटीआई, आपने तरमीम की बात की ना, तो उसमें लोकल बॉडीज भी है, पॉपुलेशन भी है। हाँ हाँ, पॉपुलेशन भी है, और इसके अलावा लोकल बॉडीज पे मैं जरा मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ। ये एमक्यूएम का डिमांड है, वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल बॉडीज को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। सूबों में कोई भी लोकल बॉडी शाज़ो नादिर ही अपना मियाद पूरी कर सकती है। तो यूं, और जब अस्टाइल हुकूमत आ जाती है तो वो फंड नहीं देते हैं। तो इस हवाले से अब प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इदारे हर हाल में अपनी तकमीली मुद्दत करेंगे, और उनके जो फंड्स हैं या जो खुद अपने वसाइल से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उन पे कोई कटौतियां नहीं आएंगी। और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी तजवीज़ है। तीसरा जो है पॉपुलेशन है और हेल्थ है, ये बेसिकली 26वीं और 27वीं के बाद थोड़ा बहुत जो है आवाम को ज़रा खुश करने के लिए तरमीमात आ रही है। ठीक, राइट। अब मसला ये है कि यहाँ पर तो डिबेट जो है ऑब्जेक्टिवली तो होती नहीं है। समटाइम एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए, समटाइम एक दूसरे को प्रेशर में लाने के लिए सारा कुछ किया जाता है। अगर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का भी टाइम फिक्स है कि इस टाइम तक हो जाने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो अदालतें करा रही होती हैं। फिर जब वो हो जाते हैं तो उसके बाद उनको लेटर इन स्पिरिट में फॉलो नहीं किया जाता, ना उस तरह की फंडिंग की जाती, ना उनके फंड्स को प्रोटेक्ट किया जाता। वो बेचारे नुमाइंदे बन भी जाएं तो बैठे अपने दफ्तरों में मक्खियाँ मार रहे होते हैं। सूबे बनाने की बात भी जब की जाती है, यानी अगर एमक्यूएम करेगी तो पीपल्स पार्टी हिट होगी, पीपल्स पार्टी लोकल बॉडीज़ के अंदर चेंजेस ले आएगी तो एमक्यूएम हिट होगी। और लोकल बॉडीज सिर्फ कराची क्यों और एमक्यूएम क्यों, पूरे पाकिस्तान की डिमांड होनी चाहिए ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके। मुझे ये बताएं कि अजहर साहब, प्रिंसिपली आप पीटीआई इन तमाम पॉइंट से अग्री करती है कि मुल्क के जो फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं ये अब ड्यू हैं? बहुत शुक्रिया। 2010 से 18वीं तरमीम हुई थी, बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई, डेलिब्रेशंस हुई। ये ऐसा भी क्या ऐसा ख्याल आ गया, मैं जरा लॉजिकल आपके सामने रख दूं। ये जितना भी हम करने जा रहे हैं, क्या इलेक्शन लड़ते हुए सियासी जमातों ने रखा? 26वीं और 27वीं तरमीम के नताइज आपके सामने आ चुके हैं। अदालती निज़ाम तबाही और बर्बादी की तरफ चला गया है। आप जब भी हो, आप देखें ना, जब भी आप आइन में तरमीम करना चाहती हैं, जरा अवामी राय बहुत अहमियत रखती है। कितनी अवामी राय 26 और 27 आपने देख लिया, घंटों में, यानी दिनों में भी नहीं, घंटों के अंदर तरमीम पास हुई और इतलाक कर दिया गया। नुकसान कितने हैं वो भी आप देख रहे हैं कि अदालती निज़ाम के क्या हालत हो चुकी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मिसाल के तौर पर सूबे बनने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या कंसेंसस बना लिया आपने? क्या कंसेंसस बना लिया? सर मेरी बात सुने, आपने आपके सूबे में, केपी में, आपकी जहां गवर्नमेंट है वहां हजारा सूबे की तहरीक पास हो चुकी है। पंजाब के अंदर साउथ पंजाब, मैं जरा मुकम्मल कर लूँ, साउथ पंजाब की हो चुकी है, ठीक है जी, और भावलपुर सूबे की करारदाद हो चुकी है। अब सिर्फ मसला सिंध का है और बलूचिस्तान का है। बाकी कंसेंसस तो जहां होना है वहां तो हो रहा है। नहीं, मैं देखे ना, मैं ये तो नहीं बात कर रहा ना। देखे ना, आपने क्या एक सूबे के हवाले से जाना, ये पंजाब पूरा पाकिस्तान एक इकाई है, इस इकाई को बरकरार रखना जरूरी है। नहीं तो अगर दो सूबे नहीं मानेंगे तो क्या दो सूबों को भी हक नहीं मिलेगा? देखिए ये सवाल नहीं है, सवाल तो ये है ना सर, दो सूबों की डिमांड है, दो सूबों में नहीं है या दो सूबों में करारदाद पास नहीं हो रही, वो उनका मसला है। इसी को तो सूबाई खुद मुख्तारी कहते हैं। देखिए मैं जो जनाब के सामने बात रखना चाहता हूँ, करें आप, यानी देखें, अगर सूबा सिंध के लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही है, ठीक है, सूबे की अपनी एक बाउंड्रीज हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से क्या उनका इंटरेस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है? बिल्कुल है, और रहना चाहिए। ये डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट का एक प्रिंसिपल है। यानी आप जैसे भी आप करना जा रहे हैं ना, यानी देखें ना, ये इस पे आपको एक लार्जर कंसेंसस पहले बनाने की जरूरत है। लोगों में बैठे डिबेट करें, कितने थिंक टैंक हैं यहाँ। तो तू ख्वाब किसी और का है, चाहता तुझे कोई और है, तू प्यार किसी और का है, करता कोई और है। ये हालात आप 26 और 27 दिन में सीख जाए ना आप लोग, हम सब। पहली बात है कंसेंसस बनाना है। कंसेंसस ठीक है, दो जगह पर हो गया है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के हवाले से। और वजह क्या है? देखिए, शायद आपको शायद सूबे बनाने की इतनी जरूरत ना पड़े,
अगर आप लोकल गवर्नमेंट का निजाम सही तरीके से इतलाक कर दें, जो पूरी दुनिया आप में जाते हैं। आप इस सारे प्रोसेस में इंटेंट को डाउट कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये इंटेंट ठीक नहीं है, आप ये बिल्कुल। इज दैट व्हाट यू आर थिंकिंग? फेयर इनफ। देखिए ना, आईने पाकिस्तान 1973 जो है ना, एक ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये ख्वाहिशात पे नहीं है। यानी ये हुकूमत एक अगर आ गई है, यानी आप अंदाजा लगाएं 2010 से अब तक का सफर अगर आपने किया ना, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी मैं सूबे बनाने के हक में हूं, भाई इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये जो असेंबली है, मैं इसको मुल्तक असेंबली नहीं समझता। ये असेंबली इस लायक नहीं है कि इतना बड़ा डिसीजन ले ले आप यानी उसकी सबूत ये है ना कि 26वीं और 27वीं तरमीम में कोई इनपुट बता दें किसी ने एक्टिवली, किसी ने बैठकर कोई पोटेंशियली कोई चीजें सारे सामने रखा। मेरा इतराज ये है इस बात के ऊपर कि जनाब आप बात चाहते हैं ना, तो अवामी असेंबली में ये सारा कुछ होना चाहिए। मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट का निजाम ने तबाही और बर्बादी कर दी। कैसे? आप इंडिया में देखिए इलेक्शन हो रहे हैं, क्या वजह है? उन्होंने जिस तरह कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की ऑब्लिगेशन है, 5 साल के बाद इलेक्शन होने हैं, वहां लोकल गवर्नमेंट में ऑब्लिगेशन है, उसके लिए कानून साजी नहीं। अभी आज ही मैंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 चैलेंज किया। आप अंदाजा है, हर हुकूमत का मजाक बनाया हुआ है। वो दो अपना मर्जी का एक्ट ले आती है, सारा निजाम खराब, और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना रहता है। मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि इसको इस एंगल से देखा जाए। ओके, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। अब देखिए सर, मसला है, अभी तो मैंने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाई हूँ। अब मुझे ये बताएं कि मैं अब आपसे ही सवाल कर लेता हूँ। चलें, ये दोनों मौजूद मेहमान जो है, ये मुझे यकीन है कि टाइम देंगे। अब मुझे ये बताएं कि जब आप ये कहते हैं बात, तो लोकल बॉडीज़ आपके दौर में हुए ज़रूर, लेकिन उन लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदों के पास कख कोई इख्तियार नहीं था। ये शेर अफजल मरवत साहब यहाँ बैठे हुए, KPK से ताल्लुक़ है। ये तो मेरे अभी आबाई इलाके में जो है वो एहतजाज भी देख कर आए हैं, इन्होंने वो सारा एरिया देखा है, इनको पता है कि उधर पख्तूनख्वा में हालात क्या हैं क्या नहीं है। मैं आपको वो बात कर रहा हूँ, ये बल्दियाती नुमाइंदों के पास क्या इख्तियारात हैं? कोई इख्तियारात नहीं थे। एक दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इंटेंट की बात करते हैं ना, तो देखिए इंटेंट इसलिए चैलेंज होती है, आपके दौर के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन एनीवेज, आपने अभी जो एक नुक्ता उठाया, आपने कहा है कि ये कैसे कर सकते हैं, ये सवाल का जवाब लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कहते हैं कि जी ये कैसे ये हुकूमत कर सकती है ये सारी चीज़ें, इनको किसने ये इख्तियार दिया, कौन सा मैंडेट है इनके पास कि ये सारा कुछ करते फिर रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। और मैं ज़रा अजहर साहब आपकी मालूमात के लिए कि देखें, अब ऑब्जेक्टिव डिबेट करेंगे अजहर साहब, कोई इमोशनल नहीं, रैशनल होगा, लॉजिकल बात होगी। बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर कहा, अली जफर साहब ने बाहर आकर कहा कि मौलाना साहब के साथ 26वीं तरमीम पे हमारा मेजॉरिटी पॉइंट्स पे अग्रीमेंट था, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे हमें इख्तिलाफ था, इसलिए हम वोट करने नहीं जा रहे, जिस पे मौलाना साहब को झटका लगा था। भाईजान, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ बात नहीं की जाती, आप लोग बात आगे करना नहीं चाहते। नहीं, सिर्फ एक बात, सिर्फ एक जवाब दे दूंगा। जी। देखिए, 26वीं तरमीम पे कंसेंसस क्या था? वो ये था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाए सीनियर जजेस का, जैसे इंडिया के अंदर है। मगर ये तो नहीं था ना कि आप पिक एंड चूज करके अपनी मर्जी के बनाए, अपनी मर्जी का बेंच चले। आपने देख लिया एक साल के अंदर जो फैसले हुए अब आपके साथ। और कमाल की बात है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी हैंड पे, मैं लफ्ज कहूं तो बुरा लगेगा आप लोगों को, लेकिन एक्चुअली यही हुआ ना, कंसेंसस था बिल्कुल 26वीं तरमीम का। बेसिक ये था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना लें, सीनियर जजेस का बना लें। वो तो हम आज भी कहते हैं बना ले। अजहर साहब, ये चले मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं कि इन बेंचेस से फैसले आपके खिलाफ आ गए, लेकिन ये भी तो माने गुड टू सी यू वाले जजेस भी आपको प्यारे लगते थे, फिर आपको डैम वाले। गुजारिश सुन लेना सर, नहीं गुजारिश सुन लेना। आप देखें, और आर्ग्यूमेंट हो रहा है ना भाईजान, दूसरे का आर्ग्यूमेंट भी सुनना ना, हमने आपकी भी सुनी ना। फिर गुड टू सी यू वाला जज भी आपको कबूल है, डैम वाले जज भी आपको कबूल है, आप ना करें, चैलेंज करता हूं इस बात को। ओके, चले मैं जरा आपके वकील भाई को, दो आपके वकील भाइयों को एंगेज करने दें। गुड टू सी ये कहते, लेकिन ये कहना कि जनाब वो जजेस ने कोई खास फायदे दिए हैं। सर, कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया था और इसके बाद क्या फायदा देना था भाईजान? ओके, क्या फायदे दिए? चले, वो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया था, ये फायदा दिया। एक जिस तरह हालात के बाद का मुझे पता क्या था। ठीक है, ओके राजा साहब, वो कहते हैं किस मैंडेट के तहत जो है ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते।
अच्छा, पहली बात तो ये है, बड़े मोहतरम है अजहर सिद्दीक साहब, मेरे बड़ा अच्छा इनके साथ मेरे भी आज पता नहीं क्यों इतना नहीं वो गुस्सा करते हैं थोड़ा सा, बस हो पानी शानी पिलाओ भाई, जो भी इस वक्त अजहर साहब के साथ। मैं कल आपको चाय पिलाऊंगा, कल नहीं परसों। देखा आपने देखा ना, मैंने प्रोग्राम के टाइटल में कहा कि हम लॉजिकल डिबेट करेंगे, रैशनल होना चाहिए, इमोशनल बात नहीं करेंगे। गो अहेड। अच्छे भाई हैं हमारे, तो मंडे को इंशाल्लाह अजहर सिद्दीक साहब मैं आपको चाय पिलाऊंगा, ज़बरदस्त किस्म की, बल्कि कॉफ़ी पिलाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको ठंडे करेंगे। अच्छा, पहली बात, कॉफी से कौन ठंडा होता है? आप लोग यही काम तो कर रहे हैं, कॉफियां पिला पिला के आप कह रहे हैं वो चर्बी तक ना आए। कॉफी ठीक है। अच्छा जी, मैं हाजिर हूँ। अच्छा, इन्होंने कहा कि इस असेंबली के पास क्या मैंडेट है, कौन सा मैंडेट है। मुझे समझ नहीं आती कि अगर ये जाली असेंबली है, वहाँ पे बैठे क्यों हैं, क्यों तनख्वाहें लेते हैं, क्यों उसके सदर का इलेक्शन लड़ा, इनका कैंडिडेट था, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ा, स्पीकर का इलेक्शन लड़ा, और फिर मुझे अभी समझ नहीं आती कि 27वीं तरमीम वाकई इतनी गलत थी तो आपने उसके अगेंस्ट वोट क्यों नहीं दिया। आप वॉकआउट कर गए और आपने ये जो इस एब्सटेन किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो खामोशी थी वो उसे नीम रजामंदी, दैट इज टेंटामाउंट टू नीम कंसेंट, उसे यही समझा जाएगा ना। यानी मुझे समझ, वो कहते हैं ना कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वही बात है। अगर इस तरह के मामलात हैं तो आप वाई यू आर स्टिल पार्ट ऑफ दैट असेंबली, एक बात तो ये है। और असेंबली जब उन्होंने ओथ ले लिया, वो उसमें वहाँ पे बैठते हैं, तो यही समझा जाएगा उनके पास मैंडेट है। इसी तरह की बातें 2018 में इनकी जो असेंबली थी, वो कह रहे थे ना, मानते ही ना, पार्लियामेंट को नहीं मान रहे तो हम 27वीं तरमीम में क्या बैठते हैं इनके साथ। नहीं, 27वीं तरमीम नहीं मान रहे, देखे ना, आप उसके अगेंस्ट वोट देना। अगर ये जाली असेंबली, आप उसका हिस्सा क्यों है, मुझे नहीं समझ नहीं आती। मैं इससे वो दूसरी बात ये है कि हमने 26वीं में देख लिया था ना कि ये सब कुछ हुआ, तो इसलिए हमने 27वीं में पार्टी। अच्छा, दूसरा आपने जो कहा कि उमर अताब बंदियाल साहब के हवाले से आपका इशारा उधर था कि गुड टू सी यू साकिब निसार साहब। साकिब निसार साहब, मुझे ये बता दिया जाए, बहुत क्रिटिसिज्म होता है काजी फाइज ईसा साहब पे, बाकी जो जजेस जिनके हवाले से उंगलियाँ उठाते हैं PTI के हमारे दोस्त, मुझे ये बताएं कि काजी फाइज ईसा ने कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। उमर अताब बंदियाल साहब ने वाज़े तौर पे 63A को रीराइट किया था, जो पंजाब इलेक्शन के मुनरिफ अराकीन के वोट्स काउंट नहीं हो सकते। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि काउंट होंगे, उसके बाद वो डिसीट हो जाएगा। तो लेकिन वो वहाँ पे, अब मंसूर अली शाह साहब, मैं एहतराम करता हूँ ज़ाती तौर पे, दिली तौर पे उनका एहतराम करता हूँ। सही या गलत, खान साहब जब उस जेल अदालत में गए, सही या गलत की बहस में नहीं जाते, हो सकता है गलत लेके गए उनको, हो सकता है सही, इस बहस में जाए बगैर। लेकिन अगर जज कह दे कि गुड टू सी यू, तो बात तो मुक गई ना, तो पता चल गया कि उनका जहन उनके बारे में क्या है। ये देखिए ना, कि मैं याद कर रहा था आपको, आप आ गए। नहीं, ये हैरानी की बात है। उस दौर को आप देखिए कि कम ख्याल बेंच का वो मशहूर हुआ था, जिसमें खुद उसे ऐड कर रहे होते थे, एजाजुल हसन साहब होते थे और मुनीब अख्तर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस आए, एप्लीकेशंस मूव की गई कि आप लार्जर बेंच या फुल कोर्ट वो कंस्टिट्यूट करें, इनकार करते रहे। फिर वो जो गुड टू सी यू के साथ ही उन्होंने उनके लिए जो पूरा एक शेड्यूल दिया कि खान साहब जाएंगे, फलां जगह सोएंगे, इतने कमरे होंगे, फलां इनकी खिदमत पे फलां लोग, ये नहीं, पूरा एक स्केड्यूल दे दिया। और कोई केस नहीं होगा आगे, कोई केस, नया केस नहीं होगा कोई। ये पाकिस्तान, ये कहाँ पे ऐसा होता है? दोनों अजहर सिद्दीक साहब बड़े सीनियर वकील है माशाल्लाह, ये होता है पॉसिबल कि जी मुलजम आइंदा भी कुछ जुर्म करे तो उसे अरेस्ट में न किया जाए। देखा जाता है ना कि सामने ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी जाती है किसी मुलजम को। यानी ये बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन वो चूंकि हमारे हक में था लिहाजा हमें पसंद था। अब चूंकि हमारे हक में नहीं, हमारे फेवर में नहीं, तो इसलिए हमें नापसंद है। वो जजेस के चेहरे भी अच्छे नहीं लगते, तो वो कहते हैं अदालतों को आपने अबेंडन कर दिया 27वीं तरमीम। नहीं, कैसे कर दिया, मुझे ये बता दें कैसे कर दिया। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दैट इज स्टिल देयर। होता क्या था कि जो सिविल अपील्स हैं, क्रिमिनल अपील्स हैं, फैमिली मैटर्स हैं, टैक्स मैटर्स हैं, बैंकिंग मैटर्स हैं, कई साल तक उनकी अपील, मुझे यकीन है कि अजहर सिद्दीक साहब के अपने कई केसेस साल से पेंडिंग होंगे। मेरे केसेस पेंडिंग है, ठीक है। हमें लोग बार बार कहते हैं जी इसका जवाब अजहर साहब देंगे। और सिर्फ 7% जो काम है कॉन्स्टिट्यूशनल जो पिटिशंस थी, वो 93% जो बाकी काम था तो उसे मुतासर कर रही थी। 180 या 60 केसेस हैं टोटल, कितने इतने थे, लेकिन अब मेरे ख्याल में उसे बढ़ा रहे हैं उनकी जुरिस्डिक्शन थोड़ा सा, ताकि सुप्रीम कोर्ट जो आम लिटिगेंट है, जो कॉमन मैन है, उसके केसेस को सुने, उसका जल्दी डिस्पोजल हो। इसमें क्या एक जो जुरिस्डिक्शन, देखिए एक बात मैं अजहर सिद्दीक साहब भी मुझे मेरी रहनुमाई फरमा लें, ये बताइए कि पंजाब लाहौर हाई कोर्ट थी,
लाहौर, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना, इससे पहले इस्लामाबाद के सारे केसेस या इस्लामाबाद के कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन थी, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, वो लाहौर हाई कोर्ट में थी। लाहौर हाई कोर्ट के एक हिस्से को काट के उनकी जुरिस्डिक्शन को कर्टेल करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंस्टिट्यूट की गई। उस पर तो हमने खुशियों की शादियाँ ने, हमने नहीं कहा कि उनकी जुरिस्डिक्शन को कट डाउन किया गया, उसे क्लिप और कर्टेल किया गया। लेकिन यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट का एक अख्तियार जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की हद तक है, उसके लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी गई तो इसमें क्या गलत है, जबकि दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कायम हैं। और जो COD हुआ था जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान, उसमें भी ये मेंशन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विल बी एस्टेब्लिश्ड। ओके, मरवा साहब, आप एक तो लोकल गवर्नमेंट पे कोई कमेंट भी करना चाह रहे थे, और ज़रा ये बताइएगा किस आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा ताकि उन्हें एम्पावर्ड किया जा सके, उनके फंड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके टेन्योर को प्रोटेक्ट किया जा सके। वो बेचारे बिल्कुल बेबस से हो जाते हैं, अगर उनका इंतखाबात हो भी जाए तो साल बाद उनके पर काट दिए जाते हैं, क्लिप कर दिए जाते हैं। गो अहेड। देखिए, लोकल गवर्नमेंट को हमेशा हर हुकूमत ने रोंदा है। किसी ने भी जो है लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करने या आवाम तक, ग्रास रूट लेवल तक जो है वसाइल पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की है। और अमूमन ऐसा होता है, PTI के साबिका दौरे हुकूमत में KP में जब इलेक्शन हुए तो बल्दियाती इंतखाबात में PTI हार गई और बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स और दीगर पार्टियों के लोग तकरीबन 70% वो सीटें जीत गए। और अभी तक जो है मेरे सूबे में लोकल बॉडीज जो है तरस रही हैं सूबाई हुकूमत के फंड्स को, क्योंकि जहाँ पे अपने मेयर हैं वहाँ उनको स्पेशल एलोकेशन हो जाती है, लेकिन जनरली जो है सौतेली माँ का सलूक होता है। और लोकल बॉडीज जो हैं वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट हो, अब KP में कानून ये है, पंजाब में भी है, जो इन्होंने 2025 का बनाया कि चीफ मिनिस्टर किसी भी मेयर को, चेयरमैन को सस्पेंड कर सकता है। तो ये हुए भी, तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोटेक्शन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी जाती है तो इससे लोकल बॉडीज जो है वो असल में अवामी फलाह और डेवलपमेंट का काम तो लोकल बॉडीज का है। MPAs MNAs जो हैं वो चाहते हैं कि फंड उनके जरिए इस्तेमाल हो, तो इस वजह से भी सूबाई और कौमी असम्बलियों में जो है लोकल बॉडीज के खिलाफ ही लोग अमूमन ज़हन बनाए बैठे होते हैं। ये जो आपने जज साहिबान की बात की ना, मेरा ख्याल इतने डिबेट हो गए, गुड टू सी यू अगर बंदियाल साहब ने कहा था, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर कोई जज कर्टसी दिखाता है तो ये उसका जुर्म तो नहीं बनता है ना। बंदियाल साहब वही जज हैं जिन्होंने रात को अदालत भी खोली थी 12 बजे। बाकी जो है डैम बनाने का काम जजिस का नहीं है। और माजरत के साथ राजा साहब, काजी फाइज ईसा साहब ने तो जो आइन बना दिया, ये जो 26वीं 27वीं तमाम तरमीमात हुई, ये तो उनके फैसलों के तो फेल हैं। अगर उनके फैसले न होते पाकिस्तान का ये हशर न होता। तो लिहाजा हमारे माजी में भी पाकिस्तान की अदलिया ने कम ही कोई मुनासिब अच्छे जज पैदा किए हैं, और हमें ज़रूरत है, ये अजहर सदीक साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमारी अदलिया जो है वो इम्प्रिजन हो चुकी है, अदलिया की आज़ादी सल्ब हो चुकी है। और वो जो प्रैक्टिसिंग लायर है उनको पता होता है कि किस तरह जो है छोटे छोटे केसेस में, आप कॉन्स्टिट्यूशनल या सियासी केसेस तो चले समझ आ सकती है कि PTI के केसेस हैं या इमरान खान के केसेस हैं, आप यकीन करें छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों में, ये नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के केसेस में, जमीन के कब्जों के केसेस में भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो इंसाफ है वो गायब होता जा रहा है। अच्छा, लेकिन एक बात बताएं शेर अफजल मरवा साहब, ये तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू को मानता हूं कि ये ठीक है कि किसी ने आउट ऑफ कर्टेसी कह दिया गुड टू सी यू, लेकिन ये भी सवाल उठेगा कि जजेस ने इससे पहले, ये इसी अदालतों में थे ये जजेस, इन्होंने बाकी लोगों के लिए नहीं कहा गुड टू सी यू, किसी और जज को, मुल्जिम को उस तरह ट्रीट नहीं किया। लेकिन एक मिनट अजहर साहब आपके पास आऊंगा, आपको मौका दूंगा, लेकिन एक चीज़ और भी मुझे बताएं, आपने मुझे ये बताना है क्या रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन को किया है बंदियाल साहब ने या नहीं किया? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, ये रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन मुमकिन ही नहीं है। ये जो जिस फैसले का आप हवाला दे रहे हैं उसकी असास ये है कि जो शख्स ज़मीर फरोशी कर ले और अपनी पार्टी के अहकामात के मनाफी किसी दूसरी पार्टी को वोट देगा, तो वो वोट जो है
वो क्यों काउंट हो? ये कोई इंटरप्रिटेशन किसी लॉ में है? 63A में कहीं लिखा है कि जनाब अली वो वोट उसका बाद में वो डिस्क्वालीफाई होगा, लेकिन वोट काउंट तस्वूर होगा? भाई आप एक जुर्म के इर्तिकाब को रोकते क्यों नहीं है? लेकिन जुर्म का इर्तिकाब कर ले, इसके बाद इसको लेकिन जुर्म का इर्तिकाब तो जब होगा तब आपने किसी की नीयत पे तो किसी को अरेस्ट नहीं करना ना सर। पुलिस के पास भी जो इख्तियारात हैं वो क्राइम होने के बाद हैं। लेकिन मुझे मैं चले ये आज मौजू नहीं है, इसको इतना डेप्थ में नहीं डिस्कस करते। अफजल मरवत साहब, मैं चाहता हूँ आप इस पर कॉमेंट करें, फिर मैं अजहर साहब के पास जाऊँ। अजहर साहब ताकि दोनों सवालों का जवाब डिटेल से फिर दें, इनका भी और आपका भी। आप एबटाबाद गए हैं, आपने वहाँ पर लोगों का वो एहतजाज देखा है और उस पर आपने उनको बड़ा हौसला भी दिया वहाँ जाके, वो मैंने फुटेजेस देखी हैं। क्या हालात थे आप खुद बताएं वहाँ पर, जो बुनियादी सहूलियात पे लोग एहतजाज करते हैं, वो पख्तूनख्वा एबटाबाद, रूरल एबटाबाद की क्या हालत है, आप खुद बताएं। देखिए, दोनों जो MPA साहिब हैं और MNA दोनों का ताल्लुक PTI से है, उस हल्के का। और लोग, मैं तो जा रहा था मुजफ्फराबाद, रोड ब्लॉक था, तो मैं जब उतरा तो यहाँ इस इलाके में मैंने पहले भी PTI के लिए यहाँ पे मैं कन्वेंशन भी कर चुका हूँ। तो मैं जब गया तो लोगों ने बताया, और मैं चूंकि ये इलाका देख चुका हूँ, दो बातें हैं बड़े मतलब दिल को दुखी करती हैं। एक तो इस इलाके के जंगलात को इस तरह साफ किया है जैसे नाई जो है वो किसी के सर पे उस तरह पैर के उसको गंजा कर देता है। 2002 से लेकर अभी तक जंगलात की कटाई जारी है, उसमें मकामी लोग भी मुलव्वस हैं, लेकिन जो जुल्म हुआ है और जितनी करप्शन जंगलात के मध्य में हुई है। दूसरी बात यह है, इतना खूबसूरत इलाका है, न वहाँ पे सड़क है, न वहाँ पे मर्दाना कॉलेज है, न जनाना कॉलेज है, न वहाँ के लोगों के लिए बुनियादी जो हेल्थ फैसिलिटी के लिए कोई D कैटेगरी का हॉस्पिटल है। वो लिहाजा, और ये तीसरी दफा है नज़ीर अब्बासी साहब जो MPA हैं, वो लास्ट टाइम भी इसी हल्के से MPA थे, और जो हमारे MNA साहब हैं अली असगर खान साहब, वो इस हल्के के से रिप्रेजेंट करते हैं, PTI के सेक्रेटरी जनरल हैं KP चैप्टर का, और नज़ीर भाई साहब वजीर रेवेन्यू थे। तो लिहाजा अवाम का हक है, PTI को उन्होंने वोट दिया है, और इनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जेलें काट चुके थे। तो लिहाजा मैंने उनके साथ एक जदी का इजहार किया। और ये सिर्फ एबटाबाद की कहानी नहीं है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा की कहानी है। इस दफा तो लोगों ने हुबे इमरान खान में, खान साहब की मोहब्बत में वोट दिया है KP में, लेकिन 13 साल हो गए हैं PTI पे। अब खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का हक बनता है कि वो अपना हक अदा करें। ओके अजहर साहब, फ्लोर इज ऑल योर्स। जो राजा साहब ने एतराज़ात उठाए हैं और शेर अफजल मरवत साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी कि ये पूरे पख्तूनख्वा का हाल है कि डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ क्या कुछ ज्यादती हुई है, लोग किस तरह महरूम है इस बुनियादी सहूलियात। अच्छा, मैं इस पे अभी बाद में आता हूँ। मैं राजा साहब से बड़ा प्यार है, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरा ख्याल है जब ये चल रहा था ना, मुसलसल प्यार करे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का केस चल रहा था, शायद ये मौजूद नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान आए थे, गुड टू सी यू। बिलावल भुट्टो साहब आए थे, गुड टू सी यू। अब ना ये गुड टू सी यू का जो है ना, ये अब इसको इस तरह से लेकर जाना मुनासिब नहीं है। चले मैं गुड टू सी के री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताने लगा हूं। आज आप लाहौर हाई कोर्ट में हलफ लेना था गवर्नर ने हलफ नहीं दे रहा था, सदर नहीं दे रहा था। री राइट किया, आपको पता लाहौर हाई कोर्ट के जज ने, उन्होंने कहा स्पीकर लेकर, कहां लिखा होता स्पीकर लेने का, लेकिन वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जरा समझाने के लिए बता दूं मैं आपको। फिर आगे आए, तहरीक अदम एतमाद आई 28 अप्रैल से 28 मार्च से 3 अप्रैल 7 दिनों के अंदर डिसाइड करनी थी, वो रिजेक्ट कर दी। चीफ जस्टिस उमर ताब बंदियाल ही हेड कर रहे थे। उन्होंने फैसला दिया, क्या फैसला दिया 7 अप्रैल को कि 9 अप्रैल को असेंबली पढ़ेगी, गड़ियां पीछे जाएंगी। ये क्या लिखा है इनके अंदर, गड़ियां पीछे गई। वो तो इन्हें अच्छा लगा ना कि वो इनकी मर्जी का फैसला हुआ। अच्छा, अब आगे आए, 90 दिन के अंदर लिखा था इनके इलेक्शन कराने हैं, कराए। काली फाइल पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए इस पे। अच्छा, कमाल की बात है, टेकिंग अवे अ सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी, 215 सेक्शन जो है वो आर्टिकल 17 से मुतसादिम है। जनाब के सामने आया काली फाइल, आंखें बंद कर ली कि चैलेंज नहीं हुआ। आप इंसाफ देने बैठे हुए हैं। फिर मैं क्या आपको बताऊं, रिटर्निंग अफसर वाला बैठ के, इलेक्शन कमीशन वाला बैठ के, जो फैसिलिटेशन जस्टिस काली फाइसा ने तारीख में दिया आज तक कभी नहीं दी।
राजा साहब जल्दी जवाब दीजिएगा, फिर मैंने कंक्लूड। ये जजेस के हवाले से जो बात कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन में गलती हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर ये लिखा हुआ है कि आज़ादाना तौर पे मुंतखब होने वाले अरकान 3 दिनों के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकेंगे। वर्ड्स हैं कि दे में ज्वाइन एन पॉलिटिकल पार्टी विद इन 3 डेज़। तो आप जब उन्हें 15 दिन देते हैं कि 15 दिनों के अंदर आप फलां पार्टी को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आपके वोट्स का, शेर अफजल साहब की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, जो ज़मीर फरोश है उसका वोट नहीं काउंट होना चाहिए। फिर उसके लिए लेजिस्लेशन करें ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें, उस आर्टिकल को अमेंड करें कि कोई भी अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकता, उसे अगर देगा काउंट ही नहीं होगा। ये करें। जब उसमें लिखा हुआ है कि वोट काउंट होगा, लेकिन उसके बाद उसकी पेनल्टी क्या है कि ही विल बी डिसीटेड। राइट, थैंक यू सो मच शेर अफजल मरवत साहब, एडवोकेट राजा खालिद साहब, अजहर साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।